क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर है डेप्रिसिएशन का। उसमें हम लास्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे वो था डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ह्रास की विभिन्न विधियाँ। यहाँ पर वीडियो को रोक के आप यहाँ पर 15 पॉइंट्स जो हैं इनके नाम नोट कर लीजिएगा। नाम तक ही सफिशेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। अभी हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है ह्रास की गणना का सूत्र या फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन जो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना डेप्रिसिएशन हो गई, उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले जो बॉक्स ऊपर बना के दिया है लाल रंग से मैंने लिखा है, इस टॉपिक को या नोट को समझो। सबसे पहले दिया गया बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। अब हम ये बोलते हैं कि हमारी एक मशीन, अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो, ठीक है, मान लो कि हम कहीं दूर शहर गए और वहाँ जाकर हम लोगों ने एक मशीन खरीदी है 50,000 रुपीज़ की, 50,000 रुपये की, ठीक है। तो इसको हमने क्या कह दिया, परचेज़ प्राइस, कितने में परचेज़ की, कितने में क्रय की, ये 50,000 की हमने ख़रीदी, ठीक है। अब मान लो ये पुरानी हमने ख़रीदी थी मशीन, नहीं तो बहुत महंगी थी। तो अब ये पुरानी थी, हमने सोचा भैया अब ले जाने अपने हम अपने जहाँ पर फैक्ट्री हमारी वहाँ ले जाना, उससे पहले ऐसा करते हैं इसको हम ठीक करवा लेते हैं, छोटी मोटी कुछ रिपेयर करवानी है वो करवा लेते हैं, ठीक है, मरम्मत करवानी करवा लेते हैं। तो हमने 10,000 रुपीज़ मैकेनिक को दिए, बोला इसको बिल्कुल ठीक कर दो। तो हमने क्या करवाया, रिपेयर करवाया। तो मशीन जो हमने ख़रीदी थी, कितने की ख़रीदी, 50,000 की। 10,000 उसको हमने रिपेयर करने को, ठीक करने को दे दिया, ठीक है। तो हमारे को कितनी पड़ गई, 50,000 और 10,000 60,000 की पड़ गई। क्लियर। अब क्या हुआ कि 10,000 रुपीज़ फिर हमने गाड़ी वाले को दिए, भाई ये बड़ी वाली मशीन है, इसको लो गाड़ी में रखो और मेरी फैक्ट्री तक पहुँचा दो। तो 10,000 उसने भी ले लिए। तो 50,000 की मशीन खरीदी, 10,000 रिपेयर का दिया, 10,000 मैंने गाड़ी का किराया दिया, कैरियज, ठीक है। तो ये भी तो मुझे खर्चा ही पड़ गया। तो मुझे मशीन कितने की पड़ी, 50,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 70,000 की पड़ गई। अब उसके बाद में उसने क्या बोला, अब मैंने एक इंजीनियर को बुलाया, ठीक है। अब जब इंजीनियर को मैंने बुलाया तो उसको बोला भाई ये बड़ी मशीन है, इसको मेरी फैक्ट्री में आप फिट कर जाओ, ठीक है। तो फैक्ट्री में मशीन के लगाने की प्रक्रिया को हम इंस्टॉलेशन या फिर इरेक्शन बोलते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन या इरेक्शन बोलते हैं। तो इंजीनियर आया और उसको उसने भाई मशीन को फिट करने के 30,000 रुपीज़ मांग लिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अगर 30,000 हमने उसको दे दिए तो 50,000 की हमने मशीन खरीदी, 10,000 रुपीज़ रिपेयर के हो गए, 10,000 किराया हो गया, 30,000 इंजीनियर को हमने दे दिया। तो कुल मशीन कितने की पड़ गई हमारे को, 1,00,000 रुपीज़ की, 1,00,000 की पड़ गई। तो हम ये बोलते हैं कि जो एसेट हमने खरीदी, कितने की खरीदी, 1,00,000 रुपीज़ की। इसमें ये सारी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो हम रिपेयर की बात कर रहे हैं ना, कि मशीन खरीदी और तभी उसको ठीक करवा लिया, ठीक है। तो अगर तभी हम उसको ठीक करवाते हैं तो वो मशीन की कीमत में जुड़ जाती है। पर अगर 2-3 महीने के बाद या बाद में कभी रिपेयर करवाते हैं तब उसको मशीन की कीमत में नहीं जोड़ा जाता, उसको रिपेयर का अलग अकाउंट बनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग फार्मूले पर। देखो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के 2 फार्मूले हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। इनको समझे हम लोग, इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला फार्मूला क्या है, बोलता है बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। बुक वैल्यू मतलब किताबों में की एसेट की कीमत है। तो किताबों में क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कितने की एसेट खरीदी। साथ में उसने बोला है माइनस रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। अब रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब होता है, देखो क्या होता है कि हमने एक मशीन खरीदी थी 1,00,000 रुपीज़ की, ठीक है। उसको हमने काफ़ी वर्षों तक यूज़ किया, 10 सालों तक यूज़ किया। अब 10 साल हमारे को यूज़ करते हो गया, वो मशीन किसी काम की नहीं रही। तो जब वो मशीन किसी काम की नहीं रही तो उसके बाद यदि हम बोलें कि वो बिल्कुल बेकार हो गई, तो अगर हम उस मशीन को स्क्रैप में मतलब कबाड़ में भी बेचते हैं तो कम से कम कुछ तो पैसा उससे मिल जाएगा हमारे को, ठीक है। कबाड़ में भी उसमें जो लोहा है, पीतल है या और कोई मेटल लगा हुआ है, उसका कुछ ना कुछ कबाड़ में मिल जाएगा। तो उसे कहा जाता है, कबाड़ में जो पैसा मिल जाता है उसको रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, कि भाई मशीन का अंदाज़ा क्या है, कितने टाइम तक ये मशीन चलेगी। लाइफ का मतलब जीवन कितना होगा मशीन का। तो देखो आगे मैंने एग्जांपल करके दिया कि मशीन की कीमत मान लो 1,00,000, कॉस्ट कितनी है 1,10,000 की, 1,10,000 की मैंने मशीन खरीदी। उसमें से हम क्या करते हैं, रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू 10,000 की हमने घटा दी, ठीक है। अब घटा के क्या हुआ, देखो 1,10,000 मेरा खर्चा हो गया था, ठीक है। तो जब मैंने उसको कबाड़ में बेचा, स्क्रैप में बेचा, तो 10,000 मुझे वापस मिल गए, ठीक है। वापस मिल गया मतलब ये प्रॉफिट हो गया। लॉस कितने का था या एक्सपेंस खर्चा कितने का था, 1,10,000। उसमें से अगर 10,000 आपको वापस मिल गए तो आपका खर्चा या कॉस्ट कितनी पड़ी, 1,00,000 की पड़ गई,
ठीक है। अब हमारे को ये बोला गया कि पूरी कॉस्ट जो हमको पड़ी, पूरा खर्चा हमको पड़ा 1 लाख रुपीज़ का पड़ा, और हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ये मशीन 10 ईयर्स 10 सालों तक चलेगी। ठीक है। अगर मैं इस 1 लाख को 10 से डिवाइड दे दें तो ये आ जाएगा 1 साल का खर्चा कितना आया, ये 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आया, 10,000 रुपीज़। ठीक है। तो फार्मूला हमारा बन गया, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, मशीन की कीमत क्या है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दो और उसकी जो लाइफ है उससे जो डिवाइड कर दो। देखो दो फार्मूले हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है, एसेट की वैल्यू दी गई है, रेजिडुअल वैल्यू की दी गई है और उसकी लाइफ दी गई है। कई बार रेजिडुअल वैल्यू नहीं भी दी जाती क्वेश्चन में। ठीक है। एसेट की कीमत है और लाइफ है, सीधा एसेट की कीमत ऊपर लिखो, लाइफ को नीचे लिखो और उसको काट करके हमारा आ जाएगा ईयरली डेप्रिसिएशन कि 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आया। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। देखो नेक्स्ट फार्मूला हमारे को दिया गया कि डेप्रिसिएशन इज टू बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, मतलब एसेट की कीमत क्या है। देखो साथ में मैंने ब्लॉक में दिया हुआ है, कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपये हम ले रहे हैं। अब 1 लाख रुपये मशीन की कीमत है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, फार्मूले में क्या लिखा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में हमको बोला कि 10% डेप्रिसिएशन लगना है, मान लो बाई 100। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10/100 मतलब 1 लाख का 10%, हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, मतलब हर साल 10,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन इसका आ रहा है। ठीक है। इस तरीके से डेप्रिसिएशन की वैल्यू की जाती है। अगर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया गया तो आप सेकंड फार्मूला लगाएंगे, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया तो आपको लाइफ ऑफ द एसेट दी गई होगी, तो अगर वो दिया गया है तो आप फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। फर्स्ट मेथड हमारा जो है डेप्रिसिएशन का, उसको हम समझते हैं। देखो फर्स्ट मेथड हमारा जो है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्थायी किस्त पद्धति। अब ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है, देखो साथ में राइट साइड पे लाल रंग से मैंने मेंशन किया है ब्लॉक में, वहाँ पर समझते हैं। देखो मशीन की कीमत हमने जो खरीदी वो 1 लाख रुपीज़ की खरीदी, पहले साल उसके ऊपर हमने बोला 10% डेप्रिसिएशन लग गया, 10% 1 लाख का निकालेंगे तो 10,000 आएगा। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर हमने क्या किया, 1 लाख के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकाला, कितना आ गया, 10,000 रुपीज़। ठीक। तो 10,000 हमने माइनस कर दिया कि भाई 1 जनवरी को खरीदी, 31 दिसंबर को 10,000 माइनस हो गया तो कितना बच गया, 90,000। अगले साल भी 10,000 लगेगा, अगले साल भी 10,000, हर साल 10,000 लगेगा, क्योंकि नाम क्या है इसका, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स होता है, स्थायी एक ही होता है। ठीक है। इसलिए हर साल 10,000 कटाएंगे। जैसे 1 लाख में से 10,000 माइनस किया तो 90,000 रह गया, दूसरे साल फिर 10,000 लग गया तो 90,000 में से 10,000 घटा दिया तो 80,000 रह गया, थर्ड साल फिर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो 80,000 में से 10,000 माइनस किया तो 70,000, 70,000 में से फिर फोर्थ ईयर में 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, कीमत कम हो गई तो 60,000 रह गई, फिफ्थ ईयर में फिर 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, कीमत कम हो गई तो 50,000 रह गई। ऐसे लगातार चलता है तो 10 ईयर्स में जाकर क्या हो गया, आखिर में इसकी वैल्यू हो गई 0, मशीन ख़त्म। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। अब सबसे पहले तो नाम देख लेते हैं, इस मेथड के नाम क्या है। पहला नाम, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड की जगह और नाम यूज़ किए जाते हैं, तो इन नामों को नोट कर लो आप और उनको याद कर लेना कि ये मेथड नाम दिया होगा तो आपने इस मेथड को यूज़ करना है। तो पहला तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आ गया, इसे स्थायी किस्त पद्धति, स्थायी मतलब फिक्स, ठीक है, या फिर निश्चित किस्त प्रणाली। ठीक है। निश्चित मतलब एक सर्टन अमाउंट, फिक्स अमाउंट। अगला दिया गया सरल रेखा प्रणाली, स्ट्रेट लाइन मेथड। सरल रेखा मतलब सीधी लाइन, सीधी लाइन मतलब टन 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 टन, ये डेप्रिसिएशन चल रहा है हर साल। उसके बाद है ह्रास की, उसके बाद है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है। जिसे हमने बोला मूल लागत प्रणाली, ओरिजिनल मतलब ओरिजिन, शुरू में कितना था कीमत मशीन की, 1 लाख, उस पर हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाया 10,000, तो वही चल रहा है 10,000, तो ये मूल लागत प्रणाली है, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन हो गया। समान किस्त प्रणाली या इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल का मतलब हमारा डेप्रिसिएशन इक्वल रहता है हर साल। और अगला है सिंपल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ह्रास की साधारण प्रणाली, तो ये सिंपल होता है, एक बार ही 10,000 निकाल लिए तो हर साल वही लगाते चलो। एग्जाम्पल देखो, उसने बोला ए प्लांट वाज परचेज फॉर ₹62,000, 62,000 का एक प्लांट हमने खरीदा। कब खरीदा, 1 जनवरी 2009 को खरीदा। ठीक है। एंड स्पेंट, स्पेंट होता है खर्चा करना, एंड स्पेंट ₹3,000 ऑन इट्स इरेक्शन, इरेक्शन होता है फिट करना, लगाना। ठीक है। मशीन हमने खरीदी 62,000 की और उसको लगाने का 3,000 रुपीज़ का हमने खर्चा कर दिया। द एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ ऑफ द प्लांट इज़ 10 ईयर्स। ठीक है। उसने बोला कि अंदाज़ा, एस्टिमेट होता है अंदाज़ा, हमने अंदाज़ा, लाइफ होती है उसकी उम्र, हमने अंदाज़ा लगाया कि शायद इसकी आयु जो होगी प्लांट की वो 10 ईयर्स की होगी, विद ब्रेकअप वैल्यू, हमने पढ़ा था ना रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है।
तो रेजिडुअल वैल्यू को ही रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो ब्रेकअप वैल्यू भी उसने हमारे को दे दी 5000 रुपीज़ की, ठीक है। तो उसके बाद में उसने बोला प्रिपेयर प्लांट अकाउंट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए हमने अकाउंट बनाना है। और मेथड कौन सा है हमारा, ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो सबसे पहले हम नीचे वर्किंग नोट पर आते हैं। देखिए अकाउंट बनाया, उसके नीचे वर्किंग नोट पर आओ। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन, क्वेश्चन में पहली लाइन में दिया ना कितने की मशीन खरीदी, 62,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, इरेक्शन कॉस्ट, हमने पढ़ा था ना, वस्तु को लगाने का जो खर्चा है उसमें जुड़ जाता है। तो 62,000 प्लस 3,000 ये भी हमने जोड़ दिया, बन गया 65,000। अब क्वेश्चन की दूसरी लाइन में उसने ब्रेकअप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू दे दी 5,000। तो हमने क्या पढ़ा था, रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते हैं, तो 5,000 को हमने माइनस कर दिया। तो नीचे है 62,000 प्लस 3,000 माइनस 5,000, माइनस किया तो ये सब कुछ आ गया 60,000। और लाइफ कितनी है प्लांट की, क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में दिया गया कि 10 ईयर्स की है, तो 10 से डिवाइड कर दिया, 60,000 बाई 10 इज इक्वल टू 6,000। तो ये आ गया हमारा 6,000 डेप्रिसिएशन। ये हर साल लगेगा क्योंकि फर्स्ट मेथड में एक बार जो डेप्रिसिएशन लग गया वो हर साल लगता है। तब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लांट एक खरीदा तो प्लांट अकाउंट हमने खोल लिया। अब इसमें क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट दो साइड होती हैं। तो जब हम मशीन को खरीदते हैं तो उसकी एंट्री आती है डेबिट साइड पर, ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। तो मशीन कब खरीदी, क्वेश्चन में बोला गया 1 जनवरी 2009। तो मशीन हम खरीदते हैं तो हम पैसा देते हैं ना, क्रेडिट वर्ड गोज आउट कैश। पर मशीनों कंपनियों का जो अकाउंट्स होते हैं वो हमेशा चेक के द्वारा, कंपनियां चेक के द्वारा पैसा लेती हैं और देती हैं। तो जब चेक यूज़ होता है तो हम शब्द प्रयोग करते हैं कैश की जगह बैंक, ठीक है। और डेबिट साइड पर हमारी एंट्री आएगी टू बैंक, ठीक है। मशीन को खरीदने की एंट्री डेबिट साइड पर आती है टू बैंक। कितने की मशीन खरीदी, क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला 62,000, तो हमने लिखा टू बैंक 62,000, ठीक है। उसी के आगे उसने क्या बोला, 3,000 उसको इरेक्शन का भी दिया, लगाने का दिया, ठीक है। तो फिर एक और एंट्री करेंगे, 1 जनवरी को ही हमने और क्या पे किया, टू बैंक, ब्रैकेट में हम लिखेंगे इरेक्शन 3,000 बाई 3,000 और खर्चा कर दिया। तो देखो हमने डेबिट साइड पर टोटल किया ना, अब यहाँ पर 65,000, ठीक है, ये आ गया डेप्रिसिएशन डेबिट साइड का टोटल। अब आओ क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड मतलब राइट हैंड साइड। तो 31 दिसंबर 2009, 1 जनवरी को हमने एक मशीन खरीदी है। एक साल के बाद हम अकाउंट की किताबों को बंद करते हैं, हमने बताया था आपको कि एक साल के शुरू में अकाउंट की किताबें हम ओपन करते हैं और उसके बाद में अकाउंट की किताबों को बंद कर दिया जाता है साल के आखिर में। अगर हमारा ईयर शुरू हो रहा है 1 जनवरी को, तो ईयर कब खत्म होगा, 31 दिसंबर 2009 को, ठीक है। अब हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये कुछ डेप्रिसिएशन लगा मशीन पे, तो हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन की, बाय डेप्रिसिएशन। तो नीचे हमने देखो कैलकुलेट किया है, अकाउंट के नीचे वर्किंग नोट में कितना डेप्रिसिएशन था, 6,000। तो वहाँ से हमने ये 6,000 लिख लिया कि डेप्रिसिएशन तो 6,000 आ गया। अब उसके बाद अगली एंट्री क्रेडिट साइड पर क्या आती है, ठीक है। डेबिट साइड है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड है राइट हैंड साइड। तो क्रेडिट साइड पर अगली एंट्री हमारी आएगी 31 दिसंबर को, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इसके बारे में हम लेजर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बाय बैलेंस सी डी, अब देखो बाय बैलेंस सी डी के आगे उसने 59,000 लिखा, ये कैसे आया। देखो हमने क्या किया, मशीन की डेबिट साइड देखो, मशीन की कीमत 62,000 थी, उसमें हमने 3,000 जोड़ा, तो टोटल मशीन हमको कितने की पड़ गई, 65,000 की पड़ गई, ठीक है। डेबिट साइड पर 65,000 है ना, उसमें से डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड देखो, अब डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 6,000, मतलब मशीन थी 65,000 की, उसमें से 6,000 खर्च हो गया, ठीक है। तो 65,000 में से 6,000 खर्च हो गया तो कितना बचा, 65,000 में से 6,000 माइनस कर दो तो बचा 59,000। ये हम लिखेंगे बैलेंस। साल के शुरू में मशीन की कीमत हमारे पास 65,000 थी, उसमें से साल भर में 6,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, खर्च हो गया, तो अब मशीन हमारी बच गई 59,000 रुपीज़ की साल के आखिर में, ठीक है। अब दोनों साइड का, क्योंकि हम अकाउंट को बैलेंस करते हैं ना, दोनों साइड का टोटल बराबर कर दो 65,000, ठीक है। अब देखो यही बैलेंस जो है अगले साल, मतलब उसके नीचे डेबिट साइड पर आ जाएगा 1 जनवरी 2010, 31 दिसंबर को जो बैलेंस था वही तो अगले साल मतलब अगले साल के स्टार्टिंग में, ठीक है। 31 दिसंबर 2009 को हमारा साल ख़त्म हो गया, तो उसका अगले दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी 2010, ये अगले साल का पहला दिन हो गया। तो अगले साल के पहले दिन दोबारा हम एंट्री करते हैं डेबिट साइड पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछला बैलेंस आगे आ रहा है ना, ये तो हमने लिख दिया टू बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड पर है तो टू की एंट्री है, क्रेडिट साइड वाली सारी एंट्री बाई की होंगी, ठीक है। तो हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, भाई ऊपर वाला बैलेंस हम नीचे ले आए, एरो मार्क बनाया मैंने, तो 59,000 वहाँ पर आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आओ दोबारा से क्रेडिट साइड पर, ठीक है। 1 जनवरी को हमारे पास कितने की मशीन है, 59,000 की। फिर 31 दिसंबर 2010 को
एंट्री क्या करेंगे, जैसे ऊपर की थी बिल्कुल वैसी एंट्रियाँ, सेम एंट्रियाँ रिपीट होती चलेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमने पहले कैलकुलेट किया था कितना 6000। ठीक है, तो 6000 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल बराबर करना है। तो डेबिट साइड पर देखो साल के शुरू में कितना पैसा था, 59,000 था। उसमें से अगर 6000 खर्चा हो गया तो 59 माइनस 6 कितना होता है, 53,000। तो हमारा आ गया 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सी डी 53,000। ठीक है, ये अगले साल फिर डेबिट साइड पर आ जाएगा, 1 जनवरी 2011 को टू बैलेंस बी डी 53,000। ठीक है, क्रेडिट साइड का बैलेंस जो होगा वो डेबिट साइड पर आ जाएगा। अब उसके बाद में फिर साल के आखिर में, तो ये साल कौन सा है, 2011। तो 2011 के अंत में 31 दिसंबर क्रेडिट साइड पर फिर बाय डेप्रिसिएशन 6000। ठीक है, फिर बैलेंस वैसे ही निकालेंगे, कैसे, डेबिट साइड का टोटल कितना है 53,000, उसमें से 6 माइनस कर दो, 53 माइनस 6 इज़ 47,000। ये आ गया बाय बैलेंस सी डी। टोटल दोनों साइड का बराबर कर दो 47,000 को। फिर अगले साल डेबिट साइड पर ले आओ, टू बैलेंस बी डी 1 जनवरी 2012 47,000। ठीक है, फिर आ जाओ क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर क्या एंट्री आती है 31 दिसंबर 2012 को, बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वही 6000 सेम। ठीक है, फिर बराबर करना है हमने। तो साल के शुरू में कितना अमाउंट है मशीन का 47, उसमें से 6 खर्चा हो गया तो कितना बच गया 41। तो आ गया बाय बैलेंस सी डी 41,000। ठीक है, उसके बाद में ये बैलेंस सी डी अगले साल 1 जनवरी 2013 को बन जाएगा टू बैलेंस बी डी 41,000। क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में उसने लास्ट लाइन में क्या बोला, 5 सालों तक का बनाना है। ठीक है, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स। तो 1 2 3 4 5 ये 5th ईयर है, आखिरी साल हमारा। तो इस साल फिर हम 31 दिसंबर क्रेडिट साइड पर बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6000 रुपीज़ का, और डेबिट साइड पर कितना टोटल है 41 में से 6 खर्च हो गया तो कितना बच गया 35। तो हमने लिखा बाय बैलेंस सी डी 35,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड हमारा जो है, यही मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अभी हमने समझ लिया इसके गुणों पर। ठीक है, और इसमें पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, इस विधि के द्वारा ह्रास की राशि ज्ञात करना सरल होता है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ईजी अंडर दिस मेथड। बस जैसे एक बार ही हमने 6000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया तो हर साल वही चलेगा। सेकंड, प्रतिवर्ष ह्रास की राशि निकालने की जरूरत नहीं होती। नो नीड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। हर साल नहीं निकालना, एक साल निकाल लिए तो हर साल वही चलेगा। थर्ड पॉइंट है, शून्य मूल्य या अवशिष्ट मूल्य तक किसे अपलिखित किया जाता है। अमाउंट ऑफ द मशीन इज रिटर्न ऑफ अप टू जीरो और रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, जो हमारी वैल्यू होती है उसको ज़ीरो तक हम ख़त्म कर देते हैं। और फोर्थ पॉइंट दिया गया, इस विधि के से हिसाब रखना सरल होता है। कैलकुलेशन इज ईजी अंडर दिस मेथड, क्योंकि डेप्रिसिएशन का एक ही अमाउंट जो है वो यूज़ किया जाता है।